सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंतर में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हमने जो है राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे थे, तो राज्य की कार्यपालिका के अंदर जो है हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ना है। पहले हमने राज्यपाल पढ़ रहे हैं अभी। तो राज्यपाल के गठन के समय राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में हमने पढ़ा। ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति जो है होने के बाद राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ उसके अंदर निहित होती है, समाहित होती है, लेकिन उनका प्रयोग वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से अर्थात मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के माध्यम से करवाता है। तो ठीक है। अब इसमें देखिए आप, राज्य का वैधानिक प्रधान हमने इसको कह दिया। राज्यपाल को वैधानिक प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन सभी कार्य इसके नाम से संपादित होते हैं राज्य के विधानमंडल में। ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ने के बाद राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो जो स्वस्थ परंपराएं वे भी आपको मैंने बता दी कि स्वस्थ परंपराएं क्या क्या है। ठीक है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, लेकिन क्यों, कब करता है, क्या क्या परंपराएं हैं वो आपको मैंने बता दी। पद की योग्यताएं क्या होती है, इसका वेतन कितना होता है। अब बात कर रहे हैं इसकी हम राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। तो कार्यपालिका शक्तियाँ हमने पढ़ ली, कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखता है। ठीक है। विधायी शक्तियाँ हमने इसकी पढ़ ली कि कानून निर्माण के क्षेत्र में राज्यपाल की क्या भूमिका है राज्य की विधानमंडल में। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी वित्तीय शक्ति। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, वित्तीय शक्ति। राज्य को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। ठीक है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल से पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब उसकी आज्ञा के बिना, राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक सदन में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। उसके आदेश के बाद ही कोई धन विधेयक सदन में रखा जा सकता है। ठीक है। आगे देखो, वो व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष क्या करता है, बजट प्रस्तुत करवाता है। किसके माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से। क्या करता है, व्यवस्थापिका के माध्यम से क्या करता है, वो बजट प्रस्तुत करवाता है। बजट क्या होता है, पूरे वर्ष का आय व्यय से संबंधित ब्यौरा रखवाता है। ठीक है। जन कल्याण के हितार्थ के लिए और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है राज्य के जन कल्याणकारी योजनाओं में अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, उसकी अनुमति के बिना। किसकी अनुमति के बिना, राज्यपाल की अनुमति के बिना। ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक अतिरिक्त व अधिक अनुदानों की मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। राज्य की जो संचित निधि है, क्या निधि है, संचित निधि। कौन सी निधि, संचित निधि। निधि यानी क्या होता है, बजट, खर्च। तो संचित निधि किसके अधिकार में रहती है, राज्यपाल की। ठीक है। अब संचित निधि का प्रयोग विनियोग विधेयक पारित होने के उपरांत संचित निधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आकस्मिक निधि भी रहती है। ठीक है। जैसे आपातकाल लग रहा हो उसमें प्रयोग करना। ठीक है। वो सब चीजें। अब आती है न्यायिक शक्तियाँ। देखिए हमने ये पढ़ लिया। अब हम न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। कौन सी शक्तियों की, न्यायिक शक्तियों। तो न्यायिक शक्तियों से के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका क्या है, इसको हम देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 161 के अनुसार, इसके अनुसार आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई है, न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है। जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होता है, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उन पर जो नियम बनाने हैं, जो न्यायिक शक्तियां दी गई है, संघ सूची के विषय पर ये कार्य नहीं करता। कौन, राज्यपाल। कौन कार्य नहीं करता, कौन कार्य नहीं करता। ठीक है। हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां किन में प्रयोग कर सकता है, राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में। संघ सूची के विषय के संदर्भ में वो न्याय की अनुपालना नहीं कर सकता। मतलब किसी को दिए गए, मान लो किसी को फैसला दे दिया कि इसको इतने वर्ष की जो है सजा है, तो उसकी सजा के विषय में वो कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक है ना। उसको सभी शक्तियां न्यायिक शक्तियों के अंदर दी गई है। केवल मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा ही नहीं कर सकता राज्यपाल, और सब कुछ कर सकता है राज्य सूची के विषय पर। क्षमा करने का, मृत्युदंड पर क्षमा करने का एकल अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ
राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब इसमें देखो आप, उन विषयों पर संबंधी किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल क्या कर सकता है, कम कर सकता है। विधि के समक्ष मतलब कानून बनाया गया हो कि ये गलत कार्य है, ये क्या है, वैधानिक नहीं है, ये क्या है, अपराध की श्रेणी में जो जो उल्लंघन आते हैं, अपराध की श्रेणी में जो कार्य आते हैं, ठीक है। विधि के विपरीत जो व्यक्ति कार्य करता है, मतलब संविधान के विपरीत जो व्यक्ति कार्य करता है, तो उसको दंड करने का मतलब उसके दंड को कम करने का एक अधिकार है इसके पास। फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट बात है। फांसी की सजा, मृत्युदंड की सजा जो अगर किसी अमुक व्यक्ति को हो गई हो, ठीक है, हाईकोर्ट्स के द्वारा, तो उसको कम करने का या उसको हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है, उसको विलोपित करने का अधिकार इसके पास नहीं है। वो अधिकार किसके पास है, माननीय राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब इसमें देखो आप, वो राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय से संबंध में महालेखा परीक्षक, देखो क्या कहा गया है, वो राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन देखता है, पूरे वर्ष का कार्यक्रम नियोजित करता है, पूरे वर्ष की कार्यविधि को देखता है। कौन, राज्यपाल। किसकी कार्यविधि को देखता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो है पूरे वर्ष की क्रियाविधि को आकलन करता है, उसकी प्रतिवेदन की जांच करता है, और क्या करता है, आय व्यय से संबंधित, पूरे वर्ष के आय व्यय से संबंधित महालेखा परीक्षक मतलब केक, महालेखा परीक्षक मतलब केक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है, ठीक है। पूरे वर्ष में कितना खर्च हुआ, कितनी आय हुई, इसकी जांच और परखता ये करता है, और इन विधानमंडल के समक्ष रखता है। कहाँ रखता है, विधानमंडल के समक्ष, ठीक है, प्रथम सदन और द्वितीय सदन के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है, राज्यपाल को ये प्रतीत हो जाए, ये महसूस हो जाए कि शासन संचालन जो राज्य के संदर्भ में है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, संवैधानिक ढांचे के अनुसार गतिमान नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या करता है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के पास कि हमारे अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। राज्य के संदर्भ में संवैधानिक तंत्र क्या हो रहा है, विफल हो रहा है। तो आर्टिकल 356 के तहत वो अपने राज्य में क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उसको संवैधानिक तंत्र की विफलता का शासन भी कहते हैं। किसको कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। उसको लग जाए कि अभी जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर राजस्थान के राज्यपाल को ये महसूस हो जाए कि संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन की अनुपालना नहीं हो रही, तो वो एक पत्र प्रेषित करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखता है, उसमें उल्लेख करता है कि हमारी जो शासन संवैधानिक शासन है उसके अनुसार राज्य की संचालन नहीं हो रहा, राज्य की गतिविधियां नहीं हो रही, तो आप राजस्थान के अंदर जो है संवैधानिक तंत्र के विफल होने के क्रम में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ठीक है। तो ये भी इसका कार्य है। वो देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया पहले, राष्ट्रपति के सारे आपातकालीन उपबंध, ठीक है। 356 के अनुसार उस राज्य में क्या करता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, लागू करवाता है। आगे देखो, लागू करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। देखो आप, ये प्रेषित करता है पत्र राष्ट्रपति महोदय के नाम। राष्ट्रपति महोदय क्या करता है, सैद्धांतिक आदेश देता है, लेकिन उस आदेश की अनुपालना के क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है केंद्र सरकार का, वो उस राज्य के संदर्भ में क्या लगवाता है, फिर राष्ट्रपति शासन लगवाता है। राज्यपाल राज्य के कुलाधिपति होने के नाते, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, जो राज्यपाल महोदय है क्या है, कुलाधिपति है, कुलाधिपति है। क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कुलाधिपति क्यों कहते हैं राज्यपाल को, कुलाधिपति क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि राजस्थान, मान लो आपके राजस्थान को मैं उदाहरण बताता हूँ, तो राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। उसी के नाम से नियुक्त होते नहीं होते। जब उसी के नाम से नियुक्त होते हैं, किसके नाम से, कौन शपथ दिलाता है इनको, यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है इनको शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो जब सभी राज्यों के राज्यपालों की ये नियुक्ति करता है, तो इसलिए इसको कुलाधिपति कहते हैं।
क्या कहते हैं, कुलाधिपति। देखो आप, कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। किसको छोड़कर, केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर। अगर मान लो आपके राजस्थान का जो राज्यपाल है सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति नहीं करता, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है, ये कुलाधिपति होता है। ठीक है ना। और उन्हें कुलपतियों को हटाने का अधिकार भी, जब उनको नियुक्त करता है तो हटाने का एकल अधिकार। राज्यपाल कुलाधिपति मैंने आपको बताया, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति ये करता है, केवल विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति नहीं करता। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी जो जैसे राज्य के संदर्भ में जितने भी विश्वविद्यालय आते हैं उनका कुलाधिपति होता है, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की नियुक्ति ये करता है और इसी के नाम से नियुक्त होते हैं। ठीक है। अब राज्यपाल की स्थिति, राज्य की विधानमंडल में राज्यपाल की स्थिति क्या है, इसमें देखो आप, संविधान के आर्टिकल 163 पृष्ठ के अनुसार, देखो आर्टिकल 163 पृष्ठ के अनुसार, 163 पृष्ठ के अनुसार क्या कहा गया है, देखो आप इसमें क्या कहा, जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को सुविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। जिन बातों को छोड़कर, किन बातों को छोड़कर, स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर। स्वविवेक का मतलब होता है स्वयं का विवेक। उन बातों को छोड़कर अन्य सभी बातों में सहायता और परामर्श और मंत्रणा के लिए, इसकी सहायता, किसकी सहायता, राज्यपाल की सहायता, मंत्रणा है ना, और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद और एक मुख्यमंत्री होगा। ये किस बात में, किस आर्टिकल में उपबंधित है, 163 पृष्ठ में। बात समझ में आ रही मेरी? आगे देखो, और उनके कार्यों की निर्वाह पूरा करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, इनकी निर्वाह में सहायता और मंत्रणा देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है। आगे देखो, यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियां प्रदान की गई है और संस्थात्मक साधन की परंपरा के अनुसार उसे ये आशा की जाती है कि वह संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करेगा। संवैधानिक प्रधान नहीं है क्या, वैधानिक का मतलब संवैधानिक प्रधान, नाम मात्र का प्रधान। ठीक है कि नहीं? उसके नाम से संचालन तो होता है, हस्ताक्षर के बिना कोई भी प्रस्ताव कानून का रूप नहीं लेता, लेकिन व्यवहार में उन सभी कार्यों का निर्वहन कौन करता है, उसके अधीनस्थ पदाधिकारी। अधीनस्थ पदाधिकारी कौन कौन हुए, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, वो हुए। उसके नाम से कार्य कौन करते हैं व्यवहार में, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, करती नहीं करती। वो संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करेगा। राज्यपाल को क्या कहते हैं, संवैधानिक प्रधान। क्या कहते हैं, संवैधानिक प्रधान। कौन, राज्यपाल। ठीक है। आगे देखो, फिर भी कुछ अवसर आ जाते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। ऐसे अवसर निम्नलिखित आ सकते हैं, जैसे विशेष परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री का चयन। विशेष परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री का चयन। ठीक है। विशेष परिस्थितियों पर क्या होता, विशेष परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री का चयन मतलब उसको ये प्रतीत हो जाए कि जो यथा समय है उस समय किसी भी दल का जो है पूर्णतया बाहुल्य नहीं है सरकार बनाने के लिए, दल आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो उस परिस्थिति में जिस दल का थोड़ा सा भी बाहुल्य ज़्यादा है, ठीक है, या जिसकी भी गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद उसको लगती है, वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करके मुख्यमंत्री बनने के लिए उस दल को सदन में आमंत्रित करता है। ठीक है। ये उसका स्वविवेक का प्रयोग हुआ। और देखो, मुख्यमंत्री का चयन, मंत्रिपरिषद को अभ्यस्त करना, उसको ये लग जाए कि जिस दल की सरकार है उस दल के सदस्य जो है अन्य दल में जाके मिल रहे हैं, या कहीं कहीं कोई मंत्री संवैधानिक तंत्र की क्या कर रहा है, खंडना कर रहा है, उसके अनुसार नहीं चल रहा, तो एक मंत्री के जो है पद से हटते ही पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो मंत्रिपरिषद को भी पद से हटा देता है ये। ठीक है।
मंत्रिपरिषद को अध्यक्ष करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना। विधानसभा का क्या करता है ये देखो आप, इसमें अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, और दोनों सदनों के अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन भी बुला लेता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। और सत्रावसान करता है, सत्र को समाप्त करने का आदेश भी यही जारी करता है। विधानसभा का विघटन करता है, विधानसभा का, है ना, और मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसके पास है कि नहीं। आगे देखो, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट यही भेजता कि राज्य में शासन संचालन वाकई क्या संवैधानिक उपबंधों के अनुसार हो रहा नहीं हो रहा, इस चीज की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को भी यही प्रेषित करता है। कौन? राज्यपाल। देखो आप, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजता है, और विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा भी देता है। नहीं लौटाता क्या? पढ़ा नहीं पढ़ा हमने विधानसभा में। जैसे विधानसभा कोई भी प्रस्ताव को पारित करके इसके पास भेजती है, साधारण विधेयक मतलब अवित्तीय विधेयकों को, तो एक बार ये 3 माह तक रोक लेते हैं, फिर बाद में विधान परिषद के संदर्भ में पढ़ा तो राज्यपाल पुनर्विचार के लिए रोक भी लेते हैं, ठीक है ना। अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। राज्य के संदर्भ में अध्यादेश भी जारी करता है ना, 213 पृष्ठ लिखा रखा है मैंने। करता नहीं करता? कब करता है? जब पता है तुम्हें, संसद सत्र में कार्य नहीं कर रही हो, संसद नहीं चल रही हो, या विधानमंडल कार्य नहीं कर रहा हो, उस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है, जो सदन में आने के उपरांत 6 सप्ताह बाद तक लागू रहते हैं, ठीक है अध्यादेश। इन सब बातों से ये नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता है ना, वास्तविक प्रधान थोड़ी कह सकते हैं, केवल वैधानिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, अर्थात सैद्धांतिक प्रधान है। यह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, वो केवल ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। अब वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद जो है हम पढ़ते हैं अभी, देखो राज्य के संदर्भ में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्रिपरिषद होती है, क्योंकि संस्थात्मक व्यवस्था जो हमने इंग्लैंड से अपनाई है, चाहे संसद में हो चाहे राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में हो, संस्थात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान जो है मंत्रिपरिषद, और वहाँ पर संसद के अंदर मुख्यमंत्री, और राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद के साथ। तो आप इसमें देखो, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, ठीक है, जो किसी अपने राज्य की विधानसभा के प्रति क्या रहती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। व्यक्तिगत तौर पे तो राज्यपाल के प्रति रहेंगे, और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद, विधान परिषद के लिए। राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन देखो, राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है पता है तुम्हें? जिस दल का बाहुल्य ज़्यादा है, राज्यपाल महोदय उस दल को क्या करता है? सदन में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, फिर मंत्रिपरिषद का गठन हो जाता है। पहले उस दल का जो लोकप्रिय नेता है, वरिष्ठतम सदस्य, उसको मुख्यमंत्री के नाम पर नियुक्त करता है। देखो आप, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, पहले देखो आप, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। देखो आप, इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। पहले स्टेप पे क्या होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होगी? देखो आप, आर्टिकल 164, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति याद रखिएगा सब। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। देखो आप, पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, फिर जिन नामों को ये सुझाएगा, जिन नामों की अनुशंसा मुख्यमंत्री करेगा कि अमुक व्यक्ति मंत्री परिषद के सदस्य बनने के योग्य हैं, या इस विभाग से संबंधित इनको कार्यानुभव है, या इस विभाग से संबंधित ये योग्यता रखते हैं, तो उन विभागों की सूचना राज्यपाल को प्रेषित करने की, मतलब मंत्रियों के नामों को सुझाने की जो है प्रथम रूप से पालना कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। उन नामों को सुझाता है, लिखित रूप से प्रेषित करता है राज्यपाल के नाम, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में निश्चित परंपरा ये है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये बताया मैंने आपको। अब मंत्रियों का चयन, अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है, ठीक है।
और वह मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। ये मैंने भी बताया, आपको बताया नहीं बताया? बताया ना भी। उनके विभागों, उनके नामों की सूचना कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। किसको देता है? राज्यपाल। किनके नामों की? मंत्री बनने वाले लोगों के नामों की। ठीक है। मंत्री परिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। मंत्री परिषद में कितने सदस्य हों इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है। 91वां जो संविधान संशोधन हुआ है, 91वें संवैधानिक संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार कितना कर दिया गया है? मंत्रिपरिषद का आकार है ना, विधानसभा सदस्यों का 15%। ठीक है। जैसे राजस्थान में सदस्य संख्या कितनी है? 200। इसका 15% निकाल लो आप, कितनी हुए? तो राजस्थान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 30। ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में 200 है कि नहीं, है ना? तो 15% हो सकते हैं। आगे देखो, मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि में निम्न बातों को ध्यान रखता है। राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है। आगे देखो आप, सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। अपने दल के सदस्यों को नामित करेगा, नहीं करेगा राज्यपाल के प्रति, वो दूसरे दल के नाम थोड़ी भेजेगा वो। ठीक है। जिसे मंत्रिपरिषद एवं उसकी इकाई के रूप में कार्य कर सके, एक यूनिट के रूप में कार्य कर सके। नहीं कर सके क्या? दूसरे दल के सदस्यों को थोड़ी लेगा मंत्रिपरिषद के रूप में। अब मंत्रिपरिषद की जो योग्यता है, मंत्री की योग्यताएं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।